वाइटल में क्या क्या आता है? वाइटल में क्या क्या चीज आती है? सर आरबीएस, बीपी, पल्स आता है, यूरिन आउटपुट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 और यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट वाइटल मॉनिटरिंग है? नहीं, वाइटल मॉनिटरिंग नहीं है। वाइटल मॉनिटरिंग बस में उसमें पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी, यूरिन आउटपुट और SpO2 ये नहीं आते हैं। इसमें जो TPR BP आ जाता है, TPR BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी, बस यही होते हैं वाइटल मॉनिटरिंग। बाकी जो है वो वाइटल मॉनिटरिंग नहीं है, वो एडवांस मॉनिटरिंग है। यूरिन मॉनिटरिंग करना वाइटल में नहीं है। यूरिन मॉनिटर कौन करता है? वार्ड बॉय लोग करते हैं। यूरिन जब खाली करते हैं तो वो लिख लेते हैं कि इतना यूरिन खाली किया इतने समय में, है ना। तो वो काम वाइटल मॉनिटरिंग में नहीं आता। इसी तरह आरबीएस भी वाइटल मॉनिटरिंग नहीं, सबका आरबीएस की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल डायबिटिक पेशेंट की जरूरत पड़ती है या वन टाइम चेक करके देख लो बस। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सब पेशेंट में जरूरत पड़ती हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। तो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? थर्मोमीटर। कहाँ पे थर्मोमीटर लगाया जाता है? लगा सकते नहीं है, कहाँ यूजली लगाया जाता है? टंग्स के नीचे। और टंग्स के ऊपर अगर लगा दिया तो नहीं मॉनिटर करे। हाथ में अगर मान लो टेम्परेचर पकड़ लिया तो नहीं मॉनिटर करेगा। तो फिर टंग में लगाने की जरूरत है, हाथ से काम हो सकता है। वो भी टंग के नीचे लगा लो, इतना पेनफुल, पहले उसको बोला फिर कितना पेन करेगा उसको। तो क्यों ऐसा करते हैं? इतना सोचते नहीं तुम? दरवाजे बंद करके बैठे हुए पहले हम नहीं सोचेंगे। तो ये सब चीजें सोचने से खुद आंसर मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि जितना भी नॉलेज इस यूनिवर्स में है वो हर इंसान के पास है। जैसे जैसे इंसान पढ़ता है तो वैसे वैसे वो नॉलेज की किताबें खुद पढ़ते जो हैं वो खुलती जाती हैं। तो तुम जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे चीजें सोचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा वो नॉलेज खुलता जाएगा। अब आपके में हमारे में क्या अंतर है? हमने 10 बुक्स पढ़ ली तो हमारा नॉलेज उतना खुल गया है। आप पढ़ोगे आपको भी खुल जाएगा। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। पढ़ने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है? पढ़ो, पढ़ोगे। तो टेम्परेचर हमेशा अंडर सरफेस और टंग से लेने का क्या रीजन है? ये टंग है, इसके नीचे आपने टेम्परेचर का ये लगा दिया, इसमें आप मॉनिटर देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मर्करी का यूज क्यों करते हैं? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में भी मर्करी यूज होता है, यहाँ पे मर्करी यूज होता है। इतना मर्करी से क्यों, और कोई चीज क्यों नहीं यूज की जाती? मर्करी लिक्विड है कि सॉलिड है? लिक्विड है। मर्करी लिक्विड है। मर्करी लिक्विड है। कौन बोल रहा है लिक्विड? लिक्विड की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ एग्जैक्टली, यही डेफिनेशन कि उसका लिक्विड का कोई एक शेप नहीं है। जिस भी उसको चीज में रखा जाता है वो उसी चीज का शेप एक्वायर कर ले। जैसे कोका कोला की बोतल आती है, उसमें तुम रख दो पानी तो वो उसका शेप का बन जाएगा, और अगर ग्लास में रखो तो ग्लास का बन जाएगा। तो क्या मर्करी को तुम अगर ग्लास में रखते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है? नहीं लेता है ना। वो तो गोल गोल सा छोटा सा हो जाता है। मर्करी नहीं देखा कभी? मर्करी जब बाहर निकलता है तो कहीं पे भी डालोगे तो या तो थोड़ा सा फैलेगा या गोल हो जाएगा। तो वो लिक्विड हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या होगा? सॉलिड हुआ ना, सेमी सॉलिड टाइप का हुआ। ऐसे ही जैसे गोल्ड है, गोल्ड कभी देखा है? ये जो ज्वेलर्स यूज करते वो भी वैसे ही, अगर थोड़ा सा कंडेंस करो तो वो रहता है, लेकिन अदरवाइज अगर उसको थोड़ा सा हीट दे दो तो वैसे ही हो जाता है। तो मर्करी इज अ सॉलिड सब्सटेंस, वो लिक्विड नहीं है। समझिए? तो मर्करी का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली टेम्परेचर से अपनी शेप चेंज कर लेता है ना। उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया तो वो फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हुआ तो क्या करेगा? ये एक्सपेंड करेगा, और जब वो एक्सपेंड करता है तो वो इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन जो हमने कर रखा है वो वहाँ तक पहुँचता है। और वहाँ तक पहुँच गया तो हम लोग बोलते हैं कि इतना टेम्परेचर है तभी यहाँ तक पहुँचा है। तो जब थर्मामीटर का इन्वेंशन हुआ होगा तो इसको कैलिब्रेट किया गया होगा उस टेम्परेचर की। जैसे मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखा तो इतना फैला, 99 पे रखा तो इतना फैला, ऐसे करके कैलिब्रेट कर लिया। अब उतने ही क्वांटिटी का उसको उसमें डाल दिया, और फिर वो इनडायरेक्टली अब वो हमेशा वो बता रहा है कि यहाँ तक पहुँचा तो इतना टेम्परेचर है, यहाँ तक पहुँचा तो इतना टेम्परेचर है। समझिए? अगर मान लो कोई कैलिब्रेशन तुमको करना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल लैब में चले जाओ, वो टेम्परेचर से कितना एक्सपेंड होता है वो देख लो। तो जब वो नेक्स्ट टाइम वो टेम्परेचर आएगा तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना टेम्परेचर तुमने इसमें दिया है, ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसलिए थर्मोमीटर वगैरह में मर्करी का यूज़ करते हैं, ये एक्सपेंड होता है बहुत ईजिली। और टंग के नीचे जो है उसका रीज़न क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है ना, उसको मेजर करने के लिए हमें माउथ शुड बी क्लोज, है ना। माउथ शुड बी क्लोज, अदरवाइज माउथ अगर ओपन रहेगा तो क्या होगा कि वो एक कम्युनिकेशन बना रहेगा बाहर और अंदर का। माउथ क्लोज रहेगा, तो माउथ क्लोज करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको अंदर रख देते हैं। दूसरा अदर मेथड क्या होता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने का?
एक्चुअली में हमें क्या देखना है कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है। नॉर्मल बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस या 37.5 है शायद, है 4 5 इतना ही है शायद। तो ये टेम्परेचर क्यों हमारी बॉडी का ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? ये तो फिक्स टेम्परेचर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये टेम्परेचर बढ़ेगा या कम कब होगा? या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो या फीवर आ जाए। फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर जैसे फीवर होता है तो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फॉरेन बॉडी के लिए फिर आग की मतलब टेम्परेचर की क्या जरूरत है? कोरोना में इतने लोगों को फीवर आया, कोरोना डिस्ट्रॉय हो गया था सबका। बढ़ जाता है बीमारी, तो उससे फायदा ही क्या मिला? कोई फायदा नहीं मिला उससे। बिना फॉरेन बॉडी के टेम्परेचर नहीं बढ़ता है कभी। मान लो किसी के शरीर में फॉरेन बॉडी नहीं गया तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर धूप में निकलोगे तो क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? तो बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ा ना। बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ेगा तो कैसे बढ़ जाएगा? बाहर के टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। कभी तो कांस्टेंट रहता है बॉडी का टेम्परेचर सर करती है, इसलिए तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। बाहर अगर मान लो हम गर्मी में चले गए तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाता है? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं चेंज होता है ना। तो इंटरनल टेम्परेचर चेंज होने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? अगर इंटरनल टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो तुम्हारा कभी ये होगा नहीं, 37.5 ही रहेगा हमेशा। तो इंटरनल टेम्परेचर चेंज होने के लिए, मेरा कहने का मतलब है फीवर आने के लिए, मान लो किसी को बोल रहे हो कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? फॉरेन पार्टिकल। कौन से होते हैं फॉरेन पार्टिकल? वायरस बैक्टीरिया टेम्परेचर बढ़ा देंगे शरीर का। कैसे बढ़ाते हैं टेम्परेचर? उससे लड़ते हैं, इन्होंने बोला लड़के बढ़ा देते हैं। आग बनाते हैं हम। फिर अच्छा एक चीज बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉडी क्या करती होगी? कोई वो गैस चूल्हा तो जलाती नहीं अंदर, शिवरिंग। क्या करती है? सर जो भी फैट स्टोर्ड है उनको बर्न, मतलब सर उनको उनका ब्रेक डाउन करती है ताकि सर जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ रिलीज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करती है? और टेम्परेचर जब बाहर का कम हो जाता है तो अपना टेम्परेचर बनाने के लिए क्या करती है? सर शिवरिंग। शिवरिंग करती है। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो तो, हाँ। लेकिन अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर बढ़ाना चाह रही है तो क्या करती है? स्वेटिंग होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। कम हो जाता है। बढ़ाने के लिए क्या करेगी? जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक वो तुम्हारा फीवर आएगा नहीं। फीवर आने के लिए तो बढ़ना चाहिए ना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? लॉस ऑफ फंक्शन किसी भी। वो होता है एक्चुअली में जो थर्मोस्टेट होता है ना, जैसे फ्रिज है, फ्रिज की तरह ही समझो हमारी बॉडी भी है। फ्रिज में क्या होता है कि तुम फ्रिज को कितनी बार भी खोलो दिन भर में, जैसे ही फ्रिज तुम बंद करोगे टेम्परेचर सेट हो जाएगा, उतने ही टेम्परेचर पे पूरे दिन भर फ्रिज रहेगी। तो उसमें क्या लगा हुआ है? एक सेंसर लगा हुआ है, तो उसको सेंस कर लेता है कि इतना टेम्परेचर है कि नहीं। अगर उतना टेम्परेचर नहीं होगा तो वो उसको उतना कूलिंग करके और टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसीलिए देखोगे कभी कभी फ्रिज में कंप्रेसर की आवाज आती है टक से, तो क्या होता है? कंप्रेसर चलता है और चलने के बाद वो फिर रुक जाता है। जब वो उतना ठंडा कर लेता है तो वो बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है एसी। जो एसी हम लोग देखते हैं इसमें भी देखो कंप्रेसर जब ऑन करते हो तो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद फिर वो बंद हो जाता है। फिर अगर ये 24 डिग्री बन गया है तो वो ऑफ हो जाता है। तो उसके अंदर एक सेंसर होता है, वो सेंस करता रहता है कि कितना टेम्परेचर हमको इसका मेंटेन करना है। वैसे ही हमारी बॉडी हर समय सेंस करती रहती है कि इसको कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर 37.5 से कम ज़्यादा हुआ तो वो अपना काम शुरू कर देगी कि किस तरह इसको नॉर्मल लाना है।
तो अब जैसे मान लो कभी बाहर टेम्परेचर कोल्ड हो गया, ठंड हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, इनर पहनते हैं, फिर कंबल ओढ़ते हैं। तो क्यों ये सब करते हैं? नहीं तो बोलते हैं कि ठंड लग जाएगी, ताकि बाहर का जो कोल्ड टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी तक ना पहुंचे। नहीं तो क्या होगा कि ये जो स्किन है, इसके पास का जो ब्लड है वो सब ठंडा हो जाएगा, और वो ठंडा ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा और वो पूरा शरीर को ठंडा कर देगा। समझ गए? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम ऊपर से लेयर बाय लेयर चढ़ाते रहते हैं कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो उससे क्या होगा कि हमें ठंड से बच जाएंगे, और जो हमारा टेम्परेचर है वो वैसे का वैसा रहेगा। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि सिवरिंग होती है। मान लो किसी गलती से, जैसे तुमने नहा लिया ठंड में, नहा लिया तो नहा लिया जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरी बेटी है तो ठंड में नहाना उसको भी पड़ता है, तो कैसे करते हैं, तो क्या होगा कि वो सिवरिंग चालू हो जाएगी। तो सिवरिंग से क्या फायदा मिलेगा कि जो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक जो फैट वाला है वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है, वो तुरंत एनर्जी नहीं देता है। ठीक है। तो सिवरिंग की वजह से हमारा, और दूसरा बाल खड़े हो जाते हैं। जितने ठंडी जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके क्या होता है, बहुत डेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, एक तरह के कंबल की तरह काम करता है वो, तो बाहर का ठंडा वाला जो है अंदर नहीं जा पाता है। तो ये जो हमारी बॉडी है ये बहुत परफेक्टली बैलेंस रहती है हॉट और कोल्ड दोनों से। लेकिन अगर इसको टेम्परेचर अपना बढ़ाना है तो क्या करती है, ये अपना थर्मोस्टेट खुद से ही ऊपर कर लेती है, खुद से ही बढ़ाती है। और वो बढ़ाने का रीजन क्या होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि फॉरेन बॉडी चली जाए, तो फॉरेन बॉडी जब जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ किसी को, जैसे कोरोना है या कोई भी जो इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे मान लो ये कोरोना वायरस आया, तो इससे लड़ने के लिए हमारे पास सेल्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, फिर बोलते हैं मैक्रोफेज। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो होती हैं ये इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, और साथ में डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ये कुछ मेडिएटर्स निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरलूकिन 1, इंटरलूकिन 6 और TNF अल्फा। तो इसमें जो ये मेडिएटर होते हैं ना, ये अगर ब्लड में रिलीज हो गए तो ये मेडिएटर उस थर्मोस्टेट को अप रेगुलेट कर देते हैं, वो अप रेगुलेट कर देते हैं। तो जब वो अप रेगुलेट होता है तो अब बॉडी क्या सोचती है कि अब हमारे हायर टेम्परेचर पे अपने बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना है। समझिए? तो इसीलिए कभी देखना, जब किसी पेशेंट को तुम पैरासीटामोल दोगे तो उसको पसीना जरूर आएगा। क्यों आएगा पसीना? और जब पसीना आ जाएगा तो क्या होगा, बुखार कम हो जाएगा। तो पैरासीटामोल क्या करती है, पहले तो इन मेडिएटर को खत्म करती है। तो जब ये मेडिएटर खत्म हो जाते हैं तो जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो अब वो डाउन होता है तो गर्म से अब वो ठंडा कैसे करे बॉडी, तो वो क्या होता है, स्वेटिंग होती है। तो जब स्वेटिंग होती है तो सारी की सारी जो हीट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग निकल जाती है। तो फिर वापस से वो थर्मोस्टेट लोअर उस पर सेट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है फ्रिज की तरह, और वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है ब्रेन। और ब्रेन का भी एक जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वो सेंस करता है इस चीज को। हाइपोथैलेमस से इसका पूरा चलता रहता है। तो अब इस टेम्परेचर को किसी को फीवर है कि नहीं है ये देखने के लिए पेशेंट खुद ही बता देता है कि हमको फीवर है, तो मॉनिटरिंग करने की क्या जरूरत है? कितने से क्या फायदा है देना, वही पैरासीटामोल ही। मान लो किसी को 101 है, 102 देना, तो उसका कम ही तो करना है टेम्परेचर तुमको। तो इसको मॉनिटरिंग की क्या जरूरत है? ज्यादा कम नहीं होगा। ज्यादा कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी फिर से वो थर्मोस्टेट से वापस से उसको रेगुलेट कर लेगी। सर कभी-कभी हम लोग जैसे वर्क वगैरह भी ज्यादा कर लेते हैं फिर भी बॉडी वीक हो जाती है, तो वो तो सर मतलब ये तो नहीं है कि उसको कोई इन्फेक्शन है या तो जरूरी नहीं कि उसकी वजह से है। हाँ, वो तो अलग चीज है। वो तो बाहर का, अगर धूप में चले जाओगे तो भी गर्म हो जाएगा शरीर। तो धूप की वजह से ये सब ब्लड जो है सब गर्म हो जाएगा, तो पूरे शरीर में गर्म वो कर देगा। लेकिन बॉडी क्या करेगी, फिर उसको मेंटेन करेगी इंटरनल टेम्परेचर, वो हाई करके फिर सेट कर लेगी अपना, वापस से नॉर्मल ले आएगी।
हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो मॉनिटरिंग है इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? कोई पेशेंट एडमिट है, उसको आपने ऑर्डर कर दिया कि भाई इसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करो, तो क्यों जरूरी है मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है दवा हम लोग दे देते हैं लेकिन उस टाइम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, अगर वो लग रहा है कि फीवर नहीं उतर रहा है तो ये तो पता होना चाहिए ना पहले कितना था, अब दोबारा में चेक किया तो कितना, दवा भी चेंज कर सकते हैं। कौन सी दवा चेंज करो? फीवर की एक ही दवा आती है, पैरासीटामोल। लेकिन फीवर के कारण तो अलग अच्छा, फीवर को ट्रीट करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। फीवर तो वैसे ही पेशेंट में आता है, सर हमें बुखार आ रहा है, वो नहीं बताएगा, उसके साथ वाले बता देंगे जाते ही, सर इसको बहुत बुखार आ रहा है। ज्यादा बॉडी टेम्परेचर से और भी तो इफेक्ट हो सकता है। सर फीवर तो एक सिम्टम है, मतलब और फिर देखेंगे शायद लोग नहीं, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? टाइम पे देखना। कितने टाइम पे देखते हो तुम लोग यहाँ पे? किसने टेम्परेचर मॉनिटरिंग की है यहाँ पे? कितने बार में देख? 2-2 घंटे में की है। क्या मिला था तुमको? किसी का बड़ा मिलता है, किसी का घटा मिलता है, किसी का मेंटेन रहता है। घटा मिलता है, बड़ा मिलता है, तो कितनी बार मिला तुमको बड़ा? मॉनिटरिंग कैसे किया आपने? फीवर चेक किया, फिर उसको फेविस्टिन लगा दिया, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर देखा कि फीवर डाउन हो गया। उस तरह मॉनिटरिंग की जाती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग का एक चार्ट होता है, देखा है कभी चार्ट? बनाया जाता है ना, देखा है? कैसा होता है? कैसे मॉनिटरिंग उस पर की जाती है टेम्परेचर? हाँ, तो और उसके लिखने के बाद छोड़ दे तो ऐसे ही छोड़ देते? ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहे हैं यार, हम मॉनिटरिंग पूछ रहे हैं। तुम ट्रीटमेंट पे आ गए, तुम आईसीयू काम करते हो। तो हम मॉनिटरिंग पूछ रहे हैं कि हाउ टू डू मॉनिटरिंग। टेम्परेचर का तुमको एक चार्ट दे दिया है, तो उस पर कैसे मॉनिटरिंग होती है? इट्स सो, जैसे तुम लोग बोल रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम लोग किसी ने भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग नहीं की है। वो तो बोल रहा है की है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे की जाती है। कैसे की जाती है? यहाँ बता सकते हो कैसे की जा सकती है? आओ बताओ कैसे की जाती है मॉनिटरिंग, लिख के बताओ। देखो क्या होता है, एक चार्ट होता है, उस पर लिखा रहता है टेम्परेचर चार्टिंग, और वो प्री फॉर्म चार्ट होता है इतना बड़ा, ठीक है। और उसमें ये जो एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस, इस पे टेम्परेचर रहता है, और ये जो एक्स एक्सिस होती है इस पे तुम्हारा टाइम रहता है, कितने समय कर रहे हो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे करके। सिस्टर लोग, कुछ सिस्टर जो बहुत अच्छी होती हैं, वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करती हैं और तुमको चार्ट दिखाती हैं अगले दिन कि सर ये है इसका चार्ट। उसकी जैसे 11 बजे मान लो टेम्परेचर 100 रहा, तो वो एक ये गोला बनाती है यहाँ पे। 1 बजे टेम्परेचर 101 रहा, तो यहाँ पे एक गोला बनाती है। 2 बजे टेम्परेचर मान लो फिर कम हो गया, 99 हो गया, तो यहाँ एक गोला बनाती है। उसके बाद क्या करती है, वो इसको सब जोड़ती है ऐसे। ये जो बनता है, दिस इज कॉल्ड चार्टिंग ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर चार्टिंग होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये ऐसे नहीं किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, इसकी बेसिस पे तुम ये पता लगा सकते हो कि इसको कौन सी बीमारी है। समझ में आया? कौन सी उसको डिसीज है, कौन सी उसको बीमारी है, वो सिर्फ इस चार्ट को देख के बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये करता है कि पेशेंट को फीवर किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह कम हो रहा है। जैसे मलेरिया की बीमारी, तो मलेरिया में क्या होता है, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग फीवर आता है, एकाएक बढ़ेगा और फिर सडन ड्रॉप हो जाएगा। तो उसका चार्ट कैसे बनेगा? उसका चार्ट ऐसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा और फिर फटाक से कम हो जाएगा, बिलो बेसलाइन आ जाएगा और फिर बढ़ेगा। जैसे मलेरिया किसी को हुआ हो तो देखना, दिन में ऐसा लगता है यार हम तो ठीक हो गए बिल्कुल, और फिर क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग फीवर, और ये डायग्नोज करता है कि इसको मलेरिया है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर चार्टिंग का इंपॉर्टेंस है, टू नो कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस टाइप की डिसीज है उसको। टाइफाइड का जो फीवर होगा वो कभी बेसलाइन पे नहीं आएगा, कभी वो 99 से कम नहीं होगा, वो हमेशा ऑलवेज हाई रहेगा, हमेशा 100, 101, 102 रहेगा, 104 तक जाता है टाइफाइड वालों।
समझे? उस तरह से इसमें 5-6 और भी तरह के पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न की बेसिस पे आप बता सकते हो कि पेशेंट को क्या डिसीज है, क्या बीमारी है, और फिर वो आप उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट करा लो और फिर उसको ट्रीट करो। केवल पैरासीटामोल देने के लिए नहीं चार्टिंग की जाती है। सर इस तरीके की मॉनिटरिंग ना कराई नहीं जा सकती। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज के पेशेंट नहीं आते हैं ना, यहाँ एमआई के पेशेंट आते हैं। अब एमआई वाले पेशेंट इन्फेक्शियस थोड़ी ना होते हैं। ये जब आप मेडिसिन करते हैं, मेडिसिन का पेशेंट ट्रीट करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। या कोई पेशेंट ऐसा है जिसका फीवर नहीं कम हो रहा है, मान लो किसी को फीवर आ गया और फीवर कम नहीं हो रहा है, तो उस पेशेंट्स में टेम्परेचर स्टार्टिंग कराई जाती है। इसका देखो किस तरह का टेम्परेचर रहता है। कितने टाइम पीरियड में करनी चाहिए? बताया तो, इसे हर आवरली 2 आवरली करते रहो। अगर किसी का फीवर नहीं ठीक हो रहा है तब रूटीनली टेम्परेचर चार्टिंग का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और यहाँ एमआई वाले पेशेंट को क्या होता है, टेम्परेचर आता नहीं है तो उनकी नहीं ली जाती है। समझ गए? अब तो नहीं भूलोगे? वहाँ पे होता नहीं है सर, केवल कॉलम बना के अरे कहाँ होता है कहाँ नहीं होता वो हमको मत बताओ, हमको हम जो बता रहे हैं वो समझो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो किसी को फीवर आया और वो फीवर ठीक नहीं हो रहा है और तुम जानना चाहते हो कि ये क्यों हो रहा है फीवर, तो वहाँ पे इस चीज करना है। सारे पेशेंट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं करने का, समझ गए? लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चार्टिंग का क्या मतलब है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, टेम्परेचर चार्टिंग, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब आए दूसरा वाइटल क्या है, पल्स। तो पल्स की क्या मॉनिटरिंग है? पल्स की क्या मॉनिटरिंग होती है? सर इसको ऊपर स्टार्ट कर देते हैं और फिर काउंट करते हैं कितनी बार बीट कर रही है। पल्स की मॉनिटरिंग कितनी तरीके से की जा सकती है? पल्स की मॉनिटरिंग या तो तुम 1 मिनट पल्स देख के कर सकते हो, या दूसरा उसको लीड लगा सकते हो वाली ईसीजी वाली, और उसको मॉनिटर पे देख सकते हो कि कैसे पल्स की वेव बन रही है और कितना पल्स का पल्स ऑक्सीमीटर से भी रेट आ रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर से भी देख सकते हैं। तो बेटर कौन सा है? ये वाला बेटर होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें ग्राफ भी पता चलता है कि पल्स का ग्राफ कैसा आ रहा है। देखते हो वहाँ पे आईसीयू में सब है, ग्राफ कैसे बन रहा है पल्स का, विथ ईसीजी आता है। पल्स का ग्राफ कैसे बनता है? पल्स का ग्राफ देखा है किसी ने?